अच्छा, सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड का और इन्वेस्ट टाइगर दोनों के ऊपर एक सेमिनार का प्लान कर रहे थे। तो मिस्टर राकेश, जो एक्सपीरियंस है, अराउंड मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मिस्टर जीत जो है ना, वो बीएनपी परिवार जो बड़ौदा से आए हैं, लॉन्ग वे फ्रॉम बड़ौदा। तो उनका 10 10 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उनका म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट शेयर खान का इन्वेस्ट टाइगर, तो उनका एक्सपीरियंस हम आज लेंगे। सो मैं मिस्टर राकेश साहब को बोल रहा हूँ कि वो कोऑर्डिनेशन करें और स्टार्ट करें प्लीज। थैंक यू सुब्रंत सर। बेसिकली हमने हिंदी ओके सर? हिंदी कि गुजराती? बेसिकली हम 2 3 बार मिल चुके हैं। तो आज हमारा मिलने का पर्पस ये है कि म्यूचुअल फंड का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल मैं बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग हम म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं, ठीक है? सभी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है? किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? किया है सबने, ठीक है ना? तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी ये दो सेगमेंट है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड म्यूचुअल फंड। सी एग्जांपल दूं तो म्यूचुअल फंड क्या है? तो आज अगर आप लाख रुपए किसी एक बंदे को उधार देते हो, ठीक है, और वो बंदा आपको रिटर्न नहीं देता है सपोज, तो आपका पूरा पैसा, ओके, पूरा पैसा आपका डूब गया, ठीक है? उसी जगह उसकी जगह पर अगर सपोज अगर आपने, सॉरी चला गया, पेज चला गया। ओके, और नहीं, ओके, डन डन। तो म्यूचुअल फंड में सिंपल हम बात ही कर रहे थे, सपोज किसी को एक बंदे को अपने लाख रुपए उधार दिया, ठीक है? तो लाख रुपए वापस लेने के लिए हमको 10 बार फोन करना पड़ेगा, सर मेरा पैसा दे। दोस्त से पैसा भूलना पड़ेगा। सी एक जस्ट बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो एक पैसा हमने किसी बंदे को दिया है, तो वहां से रिकवर करने में एक बंदे को दिया है, तो रिस्क क्या हुआ हमारा? 100% या 50-50% रिस्क हो गया, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड में क्या है? तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक बंदे को पैसा उधार दे रहे हो तो पैसा आपका रिस्क में है। सपोज आपने 10 लोगों को उधार दिया, उस पर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, सपोज फ्रेंड नहीं है तो, या फिर आप सराफा कारोबार कर रहे हो, तो वहां क्या होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि 10 में से कोई एक बंदा अगर पैसा नहीं देगा या फिर पैसा देने में डिले करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको पैसे का रिस्क कम हो रहा है कि 10 लोगों को दिया है, तो वहां से पैसा आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा, म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है? वो फंड मैनेजर आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो स्टॉक मार्केट में कर रहा है, कहीं और कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में, कहीं भी कर रहा है, गोल्ड बॉन्ड, सेफर साइड गवर्नमेंट बॉन्ड में कर रहा है, या इक्विटी मार्केट में कर रहा है, ऑप्शन में कर रहा है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? तो वो वेरियस जगह पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पहली बात तो आपका रिस्क जो है ना वो कम हो रहा है, ठीक है? एक आम आदमी है, अगर वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा, सपोज आज मैं हूँ रिलायंस के शेयर ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट एग्जांपल से वापस दूसरे एग्जांपल पे आ रहा हूँ। रिलायंस के शेयर की प्राइस 2500 2600 के आसपास चल रही है। मैं वो शेयर ले कितने शेयर लूंगा? 100, मे बी 200, ज़्यादा वेल्थ अच्छा है मेरा, 1000 शेयर तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? बट यहाँ क्या होता है म्यूचुअल फंड में, उसके पास 1000 करोड़ रुपीज का फंड होता है, ईयूएम होता है। ईयूएम मीन्स असेट मैनेजमेंट, असेट अंडर मैनेजमेंट, बराबर? तो वो जो ईयूएम होता है तो वो करोड़ों में होता है, तो क्या होता है वो 1000 लाख शेयर्स बाय कर सकता है। अभी क्या होता है, सपोज उसने बाय किया रिलायंस, डाउन आ गया, अच्छी कंपनी है, तो उसको एवरेज कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक फंड होता है तो उसमें वो 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या अलग अलग डाइवर्सिफाइड पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे अपना पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। बेसिक बात है, ठीक है? तो वहाँ रिस्क कम है। अभी ये म्यूचुअल फंड की बात हुई, तो वहाँ हमने सपोज लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी एनएवी आती है। वो म्यूचुअल फंड का एयूएम ग्रोथ करता है, तो हमारी एनएवी ग्रोथ करती है। सी, तो वो एनएवी ग्रोथ करती है तो हमारा पैसा ग्रोथ करता है। अभी हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है। एक एयूएम हमारा बंदा है, उसको फंड मैनेजर बोलते हैं, वो पैसा इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है हमारा। ये हो गया म्यूचुअल फंड, सिंपल। अभी इसके अंदर एक सब सेगमेंट आता है, एसआईपी। एसआईपी इट मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सब ने टीवी में ऐड देखते ही हो, ठीक है? मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? बिकॉज पैसा आपका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, या फिर कोई भी बॉन्ड में, या अदर फाइनेंशियल मार्केट में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है? एसआईपी है। अभी समझो कि आपने कोई भी एक फंड है, जैसे कि अलग अलग एएमसी, एचडीएफसी एएमसी है, कोटक एएमसी है, ये अपना खुद का फंड चलाती है। वैसे ही अभी जीत भाई बात करेंगे हमसे,
तो बड़ौदा बैंक का भी एएमसी था, और शेरखान का अपना बड़ौदा बीएनपी पारिबास हो गया है। बीएनपी पारिबास खुद एक एएमसी है। तो वो एएमसी बड़ौदा और बीएनपी बारे मर्ज हो गया है, तो उसका ही फंड होते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो जो अलग अलग फंड्स मैनेज करते हैं, तो वहाँ एसआईपी में क्या होता है कि सपोज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो एवरेज करता है आपका। सी, उसका 10 रुपए की एनएवी बेसिक आता है। एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर। जैसे स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं, वैसे इक्विटी मार्केट, सॉरी, म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर एनएफओ आते हैं। ये बेसिक टर्म्स बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी अभी न्यू फंड आया हुआ है बड़ौदा बीएनपी पारिबास का। फंड का नाम है बड़ौदा बीएनपी पारिबास वैल्यू फंड, ठीक है। तो उसके बारे में और मीत भाई हमसे बात करेंगे। बट अगर आप एसआईपी करते हो, ठीक है, तो वो फंड 10 रुपए का होता है। वो 10 रुपये फंड जैसे जैसे ग्रोथ करता है, वैसे वैसे आपकी एनएवी भी उसमें ऐड होती जाती है। हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका एक, ये आपका खुद का एक एनईवी बेस, आपका यूनिट्स इकट्ठा होता है, तो आपका पैसा बढ़ता है। ठीक, जैसे बेसिक बात है ये, ठीक है। तो जो बंदा अगर मार्केट डायरेक्टली ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका पैसा ग्रोथ होगा। आज आपकी यंग एज है आपकी, ठीक है, तो आप अगर 1000 की भी एसआईपी करते हो, सी वो नॉमिनल अमाउंट बोला मैंने, बाकी म्यूचुअल फंड तो बोला 100 रुपीज 500 रुपीज ही कर सकते हैं। बट क्या होता है, अगर आप 500 या 100 की करोगे ना, तो ईयर में आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। पर एटलीस्ट 1000 की करोगे, तो वो तो कोई नॉमिनल अमाउंट, बहुत नॉमिनल। आज के टाइम में 1000 इज बहुत नॉमिनल अमाउंट। साल भर में आप 12,000 इन्वेस्ट करते हो, तो 12,000 के ऊपर आपको अप्रोक्स जो फंड परफॉर्मेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग 10 से 12%, 15% भी रिटर्न मिलता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, बराबर। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने एसआईपी किया है तो एवरेज हो रहा है, वो एक एवरेज के प्लान पे चलता है। जैसे कि समझो कि एग्जांपल दूं छोटा सा, तो अगर आपने 100 रुपये कोई यूनिट एनएवी वाला है, कोई म्यूचुअल फंड बाय किया, ठीक है, अगर वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, कोई भी है, उसमें 100 रुपये का एनएवी बहुत नॉमिनल प्लस माइनस होता रहता है। अब अगर आपने इस महीने 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया, नेक्स्ट मंथ उसकी एनएवी 102 103 चल रही है, बट एग्जाम्पल की 100 रुपये आ गई, जस्ट एग्जाम्पल है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर नीचे आई, डाउन आई, तो आपका यूनिट्स इकट्ठा होंगे और आपका यूनिट्स बढ़ेंगे। और जब वो म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि वो ग्रोथ ही करता है। कोई भी म्यूचुअल फंड का आपको चार्ट दिखाएंगे जीत भाई, तो आप देखोगे उसमें ग्रोथ ही दिखेगा। वो 10 रुपये स्टार्ट होता है कोई भी एनएफओ, तो कभी बहुत ऐसा बहुत कम सुना होगा कि वो जीरो हुआ है, क्योंकि उसमें तो पैसा ऐड होता है, तो बास्केट उसका बढ़ता ही जाता है। तो जैसे बेसिक मैंने आपका आइडिया दिया। अभी जीत भाई को मैं यहाँ इनवाइट करूंगा कि जो अभी जो करंटली एनएफओ आया है बड़ौदा बीएनपी पारिबास का, उसके बारे में वो एग्जैक्टली हमसे बात करेंगे। जीत भाई प्रेजेंट। ठीक है ना ये। निकल दिया मैंने आपको। हाँ एक में जस्ट हाँ, डाउन कर। स्क्रॉल डाउन ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ माउस यूज करते हैं, माउस को हाँ, डन डन। हेलो, चालू, बंद है, ओके। हेलो, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द वैल्यू? लग रहा है बस नहीं आया शेयर। एंटर स्क्रीन की एंटर स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन स्क्रीन टू। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू क्या होता है? एनीवन? हम्म, ओके। हम किसी भी चीज को बाय करने जाते हैं, ओके, वो कहाँ चैट में दिखेगा यहाँ?
वो जैसे है ना, जैसे आप जब भी कुछ पूछेंगे ना, ऐसे आ जाएंगे तो ये सब चीज लोग हैं। वो कहाँ पे दिखेगा मुझे, कोई ये क्वेश्चन सब आएगा है, तो। ये सब है, हाँ मतलब वो हाँ, मतलब कभी आप करेंगे ना सो देखिए तो यहाँ आ जाएंगे, तो इतना लोग कभी ऑनलाइन में भी इंट्रोडक्शन करेंगे तो हाँ, वो तो लोग, मुझे यहाँ पे जाना है हाँ ना। खाली आपको जो हम कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं, उसके लिए हम पे करते हैं, वो है वैल्यू। अगर मुझे घर बाय करना है 2 करोड़ का, और उसकी वैल्यू अभी हम कहीं भी देखने जा रहे हैं कि सिंधु भवन रोड पे जा रहे हैं बाय करने के लिए, और सिंधु भवन एक्सटेंशन रोड पे चले गए हम लेने के लिए 2 करोड़ का घर, उसकी वैल्यू अभी 1,90,000, 1,90,00,000 है। तो वो भी कॉस्टली पड़ा मुझे कि महंगा, कॉस्टली हुआ कि चीप हुआ मुझे, मेरे लिए एज ऑफ नाउ कॉस्टली कॉस्टली हुआ। बट हाँ, बट बेसिकली उसके बाद हम देखने जाए कि सिंधु भवन एक्सटेंशन रोड के ऊपर पूरा ओवर ब्रिज बन गया, पूरा डेवलपमेंट में जा रहा है, और उसी की वैल्यू 2 साल के बाद 2.5 करोड़ हो रही है। तो उस हिसाब से हम देखने जाए तो उसकी वो मुझे भी कॉस्टली पड़ेगा या चीप पड़ेगा? फायदा है, क्योंकि 2 साल के अंदर मुझे 50 लाख का वैल्यूएशन कोई मुझे हाइक करके नहीं दे रहे। That's like we are launching a NFO, just like a बड़ौदा बीएनबी परिवार वैल्यू फंड। जैसे कि अभी कोई भी सेक्टर है, मार्केट है, स्टॉक है, जो अंडर वैल्यू है, सेक्टर में सेक्टर वाइज है कि स्टॉक वाइज है, इंस्टिक वैल्यू के ऊपर हम फाइंड करेंगे कि कौन सा स्टॉक सेक्टर वाइज कौन सा अंडर वैल्यू है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट करने जाएंगे इंस्टिक वैल्यू के हिसाब से। उस हिसाब से हम देखने जाए तो मार्केट लेवल पे हम देखेंगे एज ऑफ नाउ, तो उसमें देखेंगे कि मार्केट अभी चीप है तो क्यों है, उसका वैल्यूएशन क्या है। और सेक्टर लेवल पे देखने जाएंगे तो टेम्पररी हालात के ऊपर दिखे तो कि यूएस में अभी आईटी सेक्टर देखने जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस में पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, तो आईटी सेक्टर पूरा का पूरा स्लो डाउन हो गया है अभी एज ऑफ नाउ देखने जाए तो। क्योंकि हम देखने जाए 2-4 स्टॉक आईटी आप भी कोई भी उठा लो, उसका पी लेवल से वो बहुत बहुत डाउन है। नो डाउट उनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, बट एज ऑफ नाउ हम देखने जाए उसका स्टॉक बहुत नीचे है। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और आफ्टर दैट हम स्टॉक में देखने जाए तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसमें कोई स्टॉक मर्जर एंड एक्विजिशन है, आफ्टर दैट कोई उसका न्यूज़ है कि कोई टेम्पररी न्यूज़ के हिसाब से, लाइक हम अदानी ले ले, तो अभी हम देखने जाए तो वो आ गया ऊपर उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। बट जब न्यूज़ आया था हिंडबर्ग का और वगैरह, तब उसका मार्केट चिप बहुत हो गया था वो एज ऑफ नाउ देखने जाए तो। वैसे इस तरफ से हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है। और वैल्यू अपॉर्चुनिटी हम देखें तो अभी इस मार्केट पे आप अभी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि 2023 में कि अभी मार्केट पूरा का पूरा वैल्यूएशन डाउन, नो डाउट अभी एज ऑफ नाउ पूरा हाई, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, पहुंच जाएगा 2-4 दिन 5 दिन वॉट कुछ भी टाइम पे। पर हम देखने जाए तो 2008 से लेके हमने लिया है, उसमें है 2008 में हम देखें तो पूरा नीचे था, क्यों, लेमन ब्रदर्स के हिसाब से। और आफ्टर दैट वो आ गया 2013 में यूरो क्राइसिस, और आफ्टर दैट 2020 में हुआ कि कोरोना। एंड अभी देखने जाए तो मार्केट है, बट उसकी वैल्यूएशन का हमें पता नहीं है क्या है, क्योंकि उसका पी लेवल पीबी लेवल बहुत ही डाउन चल रहा है स्टॉक के हिसाब से। मार्केट हाई टच कर रहा है, बीच में जाके आया अभी फिर से दिसंबर में 63,000 क्रॉस हो गया। आफ्टर दैट हम देखे कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया, और अभी हम देखे तो फिर से ऊपर जा रहा है। न्यूज़ कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं अभी एज ऑफ नाउ हम देखने के लिए जाए तो। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि आईटी में हम देखें कि ऐसे ही हुआ था कि जब जब साइकिल के हिसाब से देखें तो आईटी में 3 साल की साइकिल रहती है वैल्यू के हिसाब से हम देखने जाए तो। क्योंकि हर बार देखें तो 2020 में आईटी चल गया, क्यों, बिकॉज हर टाइम हो गया कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये सब हो रहा है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा कॉस्टिंग डाउन हो गया था। लाइट बिल आ नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, कॉस्टिंग पूरा डाउन हो गया। पर उसकी वजह से उनका वैल्यूएशन अभी नहीं आया है देखने जाए तो। स्टॉक में उतना उतना मूवमेंट नहीं है आफ्टर दैट हम 2020 के बाद देखने जाए तो। और वैसे ही हम देखो कि साइकिल 1 2 3 जहाँ जहाँ निफ्टी ने रिटर्न दिया है, उतना ही रिटर्न आईटी दे रहा है जब जब साइकिल उसकी चालू हुई है तब। वो निफ्टी 50 को बीट कर रहा है हर टाइम, निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अभी एज ऑफ नाउ इसलिए है क्यों, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने एनपीए पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हम लोगों का। और अब अभी हम देखने जाए कि कोई भी प्रॉब्लम है कि 2009 का ये इश्यू है, उसकी वजह से पूरा का पूरा
लिक्विडिटी बैंक में इन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से बैंक को लैंडिंग करने के लिए पैसे मिल जाएंगे पूरे के पूरे, जो ऑलरेडी लैंडिंग बहुत हुई थी, इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, उसकी वजह से रेपो रेट बढ़ा है, तो बैंक भी बहुत कमा रही है उसके हिसाब से। तो जो चल रहा था 2020 में लो मार्जिन पे वो लैंड कर रहे थे, वो भी हाई मार्जिन पे करेंगे, उसकी वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन डाउन है, पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू देखने जाए तो। आफ्टर दैट मैं आफ्टर मर्जर एंड एक्विजिशन है कोई भी स्टॉक के हिसाब से, और मैं आपको रियल का केस बताऊंगा कि दो कंपनी का नाम मैं नहीं बता सकता बट ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज 2020 में एक आईटी फार्मा कंपनी थी, वो उसकी ईयर ऑन ईयर 2015 से 8 to 9% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट था वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था, जैसे चल रही वैसे कंपनी चलानी थी उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को ग्रोथ नहीं करना था ज़्यादा, तो वो बीट नहीं कर पा रहे थे इंडेक्स को भी या निफ्टी को भी किसी भी जगह। क्यों? उसके बाद उनका मर्ज एक्विजिशन हो गया, कोई प्राइवेट प्लेयर आया और पूरा का पूरा उसको एक्वायर कर लिया। आफ्टर दैट वहाँ पे उन लोगों ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज किया, और वो भी ईयर ऑन ईयर 2020 के बाद 22 to 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे उन लोगों का मैनेजमेंट चेंज हुआ है, दैट्स वाई, इसीलिए। क्योंकि हम भी इसीलिए देखेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है देखने जाए तो। तो जो पेरेंट कंपनी थी उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ या एक्वायर्ड कंपनी का? नहीं, जो पेरेंट कंपनी जो की पेरेंट कंपनी थी उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, क्योंकि उसके कंपनी एक्वायर कर लिया, तो उनका ही हो जाएगा फिर वो। जो ये मैं आपको बता रहा था उसका ही है ये चार्ट। अब देखो तो 2015 से वो फार्मा इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा था 2020 तक। आप 2020 से देखो तो 2022-23 आते आते तक वो मैच कर लिया, और अभी फार्मा इंडेक्स को बीट भी कर रहा है 2023 में। व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमें मैनेजमेंट में अच्छा दिख रहा है कि पीई अच्छा है, पीबी अच्छा है, बट उसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे मेटल्स है, मेटल स्टॉक्स है, या कुछ बोल सकते हैं कि मेटल इंडस्ट्री ले लो अभी एज ऑफ नाउ, कि जो हमारा इकोनॉमी है बूस्ट कर रहा है 7 to 8%, 10% के हिसाब से वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, बट मेटल इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर रही है। वो उसका 2010 से लेकर गिन लो तो अभी एज ऑफ नाउ वो 3 या 4% के एवरेज के हिसाब से वो ग्रो कर रही है। तो ऐसे फंड में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे स्टॉक के अंदर जो हमें 10 साल के बाद भी कोई रिटर्न जनरेट करके ना दे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि 10 साल के बाद भी रिटर्न जनरेट नहीं होगा, और ना हम रिटर्न जनरेट करके दे पाएंगे या फिर ना कुछ होगा उस चीज में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा स्टॉक्स है वो, ये पी लाइन के हिसाब से वो नीचे है 2018 में। आफ्टर दैट हम देखने जाए तो 2020 हमने एक बार बाय कर भी लिया कि चलो पी लाइन से या पीबी लाइन से बहुत नीचे है, उसको हम लालच में आके ग्रेड होके थोड़ा बाय कर लिया। बट आफ्टर दैट हम 2022 या 30 आते थे देख रहे कि वो और भी चीप हो गया, तो वो लेने का मतलब नहीं बनता उस चीज में। दैट्स लाइक। देखो तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी मेटल है और इंडिया डोमेस्टिक है, तो वहाँ 2010 से लेके कहीं पे भी मेटल इंडस्ट्री बीट नहीं कर रही है इंडियन इकोनॉमी को भी। तो बट ऑब्वियस है कि वो मार्केट को बीट नहीं कर पाएगी, तो वहाँ इन्वेस्ट करने का भी एज ऑफ नाउ कोई मतलब नहीं बनता है। आप देख सकते हो कि 2010 से हमने जो रिसर्च किया है हमारी टीम ने, तो 2010 से लेके 2023 तक वैल्यू स्टॉक्स ने बीट किया है इंडेक्स निफ्टी 50 टीआरआई को। हर बार आप देख सकते हो उसका रिटर्न है स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि फंड के हिसाब से फंड में कि जो हम लेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोजेक्टेड मिल रहा है स्टॉक, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसका पी है वो जो आएगा आईटी कंपनियों के अंदर पी के हिसाब से हम देखते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में देखने जाए तो पीबी काउंट होता है और एबिटा।
और उसके हिसाब से हम वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है वो स्टॉक हम बाय करेंगे। जस्ट लाइक HDFC हम देख रहे हैं कि उसका मर्जर और एक्विजिशन मर्जर हो रहा है HDFC और HDFC लिमिटेड का। जब जो न्यूज़ आई उस या 2 या 3 दिन में उसका स्टॉक में मूवमेंट हुआ, बट हमें पता है कि वो पूरा का पूरा उसका अनलॉकिंग पड़ा हुआ है उसका वैल्यूएशन के वाइज, तो वो अभी मूवमेंट नहीं है, तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। और इसमें क्या है कि हम पूरा का पूरा हमारा ओवर वेट होगा बैंकिंग, फिनेंशियल, पावर और ऑटो, चारों सेक्टर में हम ओवर वैल्यू होंगे। और मेटल के अंदर हम पूरा का पूरा अंडर वैल्यूड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे बाद में पूरा का पूरा रिसर्च करके बाद में आएंगे कि जो हमें ऊपर जो बर्फ दिख रहा है उसमें नहीं, जो नीचे है आइसबर्ग उसके अंदर हमें करना है कि वहां से हमें क्या मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि हम वैल्यू ट्रैप के अंदर ना आ जाए, उसके हिसाब से हमने 3S फ्रेमवर्क का डिसाइड किया हुआ है। मार्जिन, सेफ्टी और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या देखेंगे कि उसका P&L कैसा है, कि लास्ट 5 ईयर में उन लोगों ने ग्रो किया है कि नहीं किया है, उनका प्रॉफिट है या लॉस है, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और उनका नेक्स्ट 5 ईयर का विजन और क्या है वो हम देखेंगे। कि नेक्स्ट अभी हमने ले लिया, नेक्स्ट 5 ईयर का उनका विजन ही नहीं है, रोड मैप ही नहीं है, तो लेने का कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ के अंदर। और मार्जिन, सेफ्टी ऑफ अर्निंग। अर्निंग में क्या लगे रहेगा हमारा कि अर्निंग में कि उनका जो रोड मैप है उसमें से वो लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, वैल्यूएशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो देखेंगे हम। और वैल्यूएशन में हम देखने जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखेंगे कि उसका वैल्यू अभी अंडर वैल्यू है कि नहीं है। जो ऑलरेडी हमें मिल रहा है बट उसका वैल्यू पर ऑलरेडी हाई वैल्यू पे है, तो हम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट लाइक दैट। और इस 3S फ्रेमवर्क से जो रेड फ्लैग है, जो आगे जाके भी कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो उसको हम नहीं लेंगे, वो निकाल देंगे। और सारे के सारे फंडामेंटल से उनका मैनेजमेंट है क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम रेड फ्लैग वाले निकाल देंगे। और सेक्टर के हिसाब से हम टॉप डाउन जाएंगे और स्टॉक में हम बॉटम बॉटम अप जाएंगे। इसमें आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो अभी एज ऑफ नाउ। तो 3 से हम देख रहे हैं कि बेसिकली सर ने बताया कि म्यूचुअल फंड आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख सकते। 3 साल या 5 साल में आप दोगे, टाइम दोगे, तो आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके जाओगे। जो हमारा इसमें फंड मैनेजर है जो शिव चनानी, वो बेसिकली आप पहले आदित्य बिरला में था, आफ्टर दैट वो हांगकांग गया था, हांगकांग से उनका 10 साल का टोटल 22 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो ये फंड मैनेज करने वाले हैं। देन दैट्स इट माय साइड। एनीवन हैज क्वेश्चन? ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है एज रेफरेंस कॉपी? मैंने सर को भेजा है, आप सर के पास से ले सकते हो। थैंक यू। थैंक यू जीत भाई। सी बेसिकली कैसा है कि जीत भाई बड़ौदा BNP पारिबास से है, ठीक है। तो अभी जो NFO चल रहा है ना, तो ये बेसिक प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। बेसिक प्राइस इट मीन जैसे IPO आता है ना, तो IPO का बेसिक प्राइस होता है। मैक्सिमम क्या होता है कि उसकी वैल्यूएशन काउंट करके उसका एक प्राइस आउट आउट आता है, उस पर वो लिस्टेड होता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट फाइल कहूँ तो IPO ग्लैंड फार्मा का IPO आया था। किसी को मालूम है उसका IPO प्राइस क्या थी? तो बता सकता, किसी ने भरा था IPO? आई थिंक उसकी IPO प्राइस 1100 समथिंग कुछ थी, और 1300 में लिस्टेड हुआ था। तो वैसे ही NFO न्यू फंड ऑफर होता है, उसकी बेसिक प्राइस NAV 10 रुपये होती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ बेसिक प्राइस पे अभी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका अभी ये AUM बिल्डअप होगा, इसका इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इसमें मिनिमम 5000 से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। 5000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें आपको 500 NAVs मिलेगी, ठीक है। 1 रुपीज़ बढ़ेगा तो 500 रुपीज़ बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर कैसा है कि उसका NAV जो होता है ना, वो बहुत स्लोली स्लोली अप होता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ 5%, 10% या 2-5 रुपये नहीं बढ़ता, उसके फ्रैक्शंस थाउजेंड में आते हैं। इट मीन्स 10.659, 10.110,
5 पैसा बढ़ेगा, बट कैसा है कि 110, 115, 1120, 120, 125 इस तरह बढ़ेगा। सी जस्ट बेसिक है, और इसका फंड मैनेजर यहाँ नाम दिया हुआ है। ये कौन से बेंचमार्क को बीट करेंगे, तो निफ्टी 500 में ये लोग टारगेट करने वाले उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, बेसिक बात करें तो उसका एग्जिट लोड होता है। सो आप इन्वेस्टमेंट करते हो अगर, तो 1 ईयर से पहले आप उसमें पैसा निकालते हो, तो सब्जेक्ट टू एएमसी, सपोज यहाँ पर बड़ौदा बीएनपी पारिबास एएमसी है, उसका फंड है बड़ौदा बीएनपी पारिबास वैल्यू फंड। तो इस वैल्यू फंड की एग्जिट लोड में भी कदा शायद 1%, 2% हो सकती है, 1% हो सकती है, ठीक है। इसका फीस भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एक एक्सपर्ट पर्सन हमारे बिहाफ में फंड मैनेज कर रहा है, तो उसका 2%, 2.5% तक वो लोग एएमसी चार्ज भी लेते हैं। वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैंने बेसिक आपको आइडिया दिया। तो सी अभी ये फंड लॉन्च हुआ है, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ क्वेरी हो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग जनरल, तो हम बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ फंड्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं हर एक एएमसी के। अभी इसके साथ एक दूसरा एचडीएफसी डिफेंस फंड भी लॉन्च हुआ है, अगर किसी को मालूम हो तो। वो भी बेसिक एनएवी मिलेगा, 10 रुपए की एनएवी पे। और आज से 4 साल पहले 2018 में बड़ौदा बीएनपी पारिबास इंडिया कंजम्पशन फंड का बड़ौदा बीएनपी पारिबास का एक फंड हमारा लॉन्च किया था 4 साल पहले। ये फंड 4 साल पहले लॉन्च किया था, बड़ौदा बीएनपी पारिबास इंडिया कंजम्पशन फंड। इंडिया कंजम्पशन फंड जो है ना, वो बेसिकली कंजम्पशन साइकिल स्टोरी के ऊपर था। वो भी 10 रुपीज़ की एनएवी में लॉन्च किया था। ये लाइव डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अभी उसका 20.8941 का उसका एनएवी चल रहा है, ठीक है। सी उसकी डिटेल अगर यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ दिया हुआ है शिव चन्नानी जो उसके फंड मैनेजर है, क्योंकि बिकॉज बीएनपी पारिबास का ही, बड़ौदा बीएनपी पारिबास का ही फंड है। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ दिया हुआ है। 5,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एनएफओ अभी चल रहा है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 5,000 है, ऐसा भी करना तो 1,000 है, ठीक है। अभी कंसर्न एरिया में क्या बताना चाहता था आपको, कि यहाँ पर उसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, रिटर्न एसआईपी का और लमसम का, तो चार्ट बेस्ड रिटर्न देखोगे तो ग्रोथ ही दिखाएगा ऑलमोस्ट। ये डेटा है, आप खुद सर्च कर सकते हो, ठीक है। जस्ट सेकेंड, आप ये डेटा देख सकते हो। इसे 24 किया था, सपोज किसी ने 2018 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उसका पैसा डबल हो गया था 4 ईयर में, ऑलमोस्ट 5 ईयर, 4.5 ईयर में। ठीक, तो कंसर्न क्या है कि अगर कोई अच्छा एनएफओ है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है यहाँ पर, और ये इसका डेटा आप खुद भी देख सकते हो। तो अभी हमने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग यहाँ बात किया, एसआईपी के बारे में बेसिक बात किया। कुछ क्वेरी हो तो हम डिस्कस करते, बाकी उसके आगे अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, उस पर हम मूव करेंगे। एंड सेकेंड, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड बाय करते हो, अगर डीमेट मोड में बाय करते हो अगर आप, तो उसके ऊपर आपको लिमिट भी मिलता है शेर खान के अंदर, अगर वो अप्रूव म्यूचुअल फंड है तो उसमें आपको 80% लिवरेज मिलता है। सपोज अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर उसको आप प्लेस करते हो, तो उस पर 80% लिवरेज मिलेगा, ठीक है। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इन्वेस्ट टाइगर। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम इन्वेस्ट टाइगर के बारे में बात की थी, तो इन्वेस्ट टाइगर में बेसिक हमने बात की थी। सी आज के टाइम में कैसा है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग करके भी होता है, ठीक है, इंट्राडे भी है, डिलीवरी बेस्ड भी है। अभी आप एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहे हो। अपने नहीं देखते, नहीं वो एक्चुअली है ना, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके ना